when junction will be forward bias. When we connect the positive side of the junction with the positive terminal of the battery and negative side of the junction with the negative terminal of the battery, that means n साइड को जब आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें और पॉजिटिव साइड ऑफ जंक्शन को पी साइड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यानी कि प्लस साइन जहां पे आपके पास मेंशन होगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो फिर हमारा जो जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा। होता क्या है कि जब हम यू कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव पी रीजन को पॉजिटिव साइड के साथ बैटरी के और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, in this configuration the junction is said to be forward bias because it permits easy flow of the current across the junction। okay? पॉजिटिव साइड के साथ जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ये जो होल्स हैं इसको डिप्लीशन रीजन की तरफ ये रिपेल करता है, ठीक है ना। ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है और ये भी इस तरफ भी आपके पास पी साइड रीजन पे भी होल्स हैं, तो ये क्या करता है कि ये रिपेल करता है इन पॉजिटिव टर्मिनल को, ये रिपेल करेगा कि ये इस रीजन की तरफ जाए, इस डिप्लीशन रीजन की तरफ उनको रिपेल करता है। सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल जब इलेक्ट्रॉन के इधर एन साइड के साथ जब कनेक्ट होता है तो ये क्या करता है कि ज़ाहिर आपको पता है कि नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं नेगेटिव सेम पोलैरिटी जो होती हैं लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं और सेम जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे भी एन साइड है जंक्शन की, तो ये क्या करेगा, ये इस साइड के एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा नहीं बल्कि इसको रिपेल करेगा टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। सो it permits the easy flow of current across the junction. Holes are repelled by the positive terminal of the battery and the electrons, here the electrons are repelled by the negative terminal of the battery, which results that both the electrons and holes they are driven towards the junction। यहाँ से holes ड्राइव होंगे टुवर्ड द जंक्शन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द जंक्शन, यानी कि दोनों तरफ से एक तरफ से होल्स और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ आएंगे और जैसे ही इस जंक्शन के पास इधर आएंगे दे विल बी रिकम्बाइन, यहाँ पे आके वो रिकम्बाइन कर जाएंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे। दिस इन मेस दिस इन मेसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द लेफ्ट एंड होल्स टू द राइट, यानी कि इलेक्ट्रॉन देखें लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और होल जो है टुवर्ड्स द राइट, जब ये जाएंगे तो ये डिफ्यूज करेंगे एंड दिस विल and this junction will result in a large current flow through the semiconductor। जिसके नतीजे में क्या होगा कि ये डिप्लीशन रीजन बनेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगी, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जब बहुत ज्यादा होगी तो उसके रिजल्ट में उसके नतीजे में यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में करंट जो है फ्लो करेगा टू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो फ्लो करेगा, तो ज़रा करंट जितना ज्यादा फ्लो करेगा रेजिस्टेंस इसका मतलब है उतनी ही कम है, ठीक। ज्यादा करंट फ्लो करने का मतलब है कि वहां पे आपके पास रेजिस्टेंस कम है। सो इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इन फॉरवर्ड बायसिंग द क्रिस्टल ऑफर, आपकी जो क्रिस्टल है वट एवर जर्मेनियम या सिलिकॉन है, दिस क्रिस्टल विल ऑफर अ वेरी लो रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो करंट जो फ्लो कर रहा है बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये आपको जो एरो नजर आ रहा है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। दैट विच मीन the resistance in case of forward bias is very small। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, फॉरवर्ड बायस करंट जो है वो बहुत लार्ज होगा, ठीक है। इसको हम यूं भी इस तरह से भी देख सकते हैं, ये आपके पास वो डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। ये करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव होल जो है उधर से पी साइड से होल जो है वो डिप्लीशन लेयर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ से एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन इंटरफेस की तरफ जो है वो रिपेल होंगे और यहाँ पे आके रिकम्बाइन करेंगे। जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन या डिफ्यूजन होगी उतना ही ज्यादा अमाउंट में करंट जो है वो फ्लो करेगा इन फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, इसको हम एक और तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी चीज को फॉरवर्ड बायस को हम एक और तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें बिफोर क्रिएशन ऑफ, इसको अगर हम डायोड की फॉर्म में देखें, यानी कि इसी
पीएन जंक्शन को जब आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके लिए हमेशा ये सिंबल बनाते हैं, ठीक है ना? डायोड का सिंबल इसके लिए बनाया जाता है। पीएन जंक्शन इज बेसिकली अ डायोड, ठीक है? इसको हम सेमीकंडक्टर डायोड भी इसी को कहते हैं, और ये इसका दूसरा नाम जो वो पीएन जंक्शन है बेसिकली। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को ये जो आपको यहाँ पे देखिए आपको सर्किट की फॉर्म में शो की हुई है। इसी चीज़ को अगर आप एक सिंबल की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल की फॉर्म में बनाएँगे तो उसकी ये रिप्रेजेंटेशन बनेगी। इसका ये जो हमेशा एरो वाली साइड होती है, ये पी साइड होती है जंक्शन की, और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये एन साइड होती है। यानी कि ये जो रीजन है, ये साइड जो है ये पी साइड्स है, होल्स मेजॉरिटी कैरियर है, और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये एन साइड्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स है। अब पी साइड को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और एन साइड को हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी कि यहाँ पे ये सर्किट की फॉर्म में था, मतलब उसका कह लें कि अंदर की चीजें एक दिखाई गई थी कि पी साइड के अंदर क्या होता है और एन साइड के अंदर क्या होता है। यहाँ पे जस्ट हमने एक सिंबल बना के इसको शो कर दिए। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो बेसिकली ये यही, इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब जब देखें नो बायसिंग, अभी हमने उसको कनेक्ट नहीं किया, ठीक है ना? अभी समझ लें कि आपने एक लम्हे के लिए ये समझ लें कि यहाँ पे भी आपने बैटरी के साथ इसको नहीं लगाया। जब बैटरी के साथ नहीं लगाया तो इसका मतलब है कोई बायसिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे इसकी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो ये है, ठीक है? यानी कि जो नॉर्मल रूटीन में एट रूम टेम्परेचर आपने अभी कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया हुआ, तो एक जो नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन और होल जो यहाँ पे डिफ्यूज हुए हैं, रिकम्बाइंड हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने जो एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट की है उसकी जो विड्थ है दैट इज डब्ल्यू। अब आप क्या करते हैं, आप अपने इस पीएन जंक्शन को एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर उसकी जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज दैट इज डब्ल्यू प्राइम। नाउ हियर इन दिस केस डब्ल्यू प्राइम इज लेस देन डब्ल्यू, यानी कि जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की आफ्टर फॉरवर्ड बायसिंग वो कम हो जाती है। जितनी ज्यादा फॉरवर्ड बायसिंग होगी उतनी ज्यादा डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। ये विदाउट एक्सटर्नल सोर्स है, और जब फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी, यानी कि इसमें से मैक्सिमम फॉरवर्ड बायस जो है करंट पास होगा, और इसमें से ऑलमोस्ट जो है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस द पीएन जंक्शन ऑफर्स अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाती है। सो in the forward direction, we can say that due to the applied external voltage, the barrier potential is reduced, which now allows more current to flow across the junction. देखिए करंट जो है वो ज्यादा हो गया, बैरियर पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो गया है। बैरियर पोटेंशियल जब रिड्यूस होगा, देखिए बैरियर पोटेंशियल बेसिकली वो रुकावट थी जो इलेक्ट्रॉन्स को एक एक साइड से दूसरी तरफ नहीं जाने दे रही थी। तो जैसे हमने इसको फॉरवर्ड बायस करवाया, फॉरवर्ड बायस करवाने से क्या हुआ, वो जो पोटेंशियल बैरियर था वो कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया। तो पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। जितना ज्यादा वो रिड्यूस होगा उतना ही ज्यादा करंट जो है वो अक्रॉस द जंक्शन फ्लो होगा, और वो अलाउ करेगा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो और होल जो है वो रिकम्बाइन हो। तो फॉरवर्ड बायस रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर, ठीक है? फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस जो है वो कम हो जाती है। विदाउट फॉरवर्ड बायसिंग जब आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया हुआ तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ज्यादा है। जैसे ही आप उसको अपने टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो उसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर। अब यहाँ पे इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, लेकिन जब आप करंट वोल्टेज के साथ अपने एक सोर्स लगाया हुआ है, एक्सटर्नल सोर्स बैटरी का आपने अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली इसके अंदर से एक फॉरवर्ड करंट जो है इस डायोड में से पास हो रहा है। अब करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या होती है, हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अपने एक्स एक्सिस के अलोंग हम फॉरवर्ड वोल्टेज लेते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग हम फॉरवर्ड करंट लेते हैं जो कि इस डायोड में से पास करते हैं। जब हम इसको अपने पीएन जंक्शन को जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, इसको हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी के साथ अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड के साथ। तो ये आपके पास बेसिकली वो ग्राफ है। अब इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? ओके, here you can see that forward current rises exponentially। कि जो forward bias current है, जैसे जैसे आप देखें इनिशियली यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। अब जैसे जैसे एक्स एक्सिस के along आपके पास फॉरवर्ड वोल्टेज है, जैसे जैसे आप अब देखें फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि आपका ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है, जैसे जैसे आपने इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जाएगा। ये इंक्रीज करेगा इस तरह से फॉर जर्मेनियम। अब ये जो पॉइंट है राउंड अबाउट 0.3 वोल्ट जो कि बैरियर वोल्टेज है,
फॉर जर्मेनियम यहाँ तक वो स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना? यानी कि आप देखें वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं, पर बट फॉर अ लार्ज चेंज इन वोल्टेज देयर इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन करंट। बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि 0.3 वोल्ट तक बहुत कम करंट जो है इसमें से फ्लो करेगा। आफ्टर 0.3 वोल्ट, जैसे 0.3 वोल्ट से आप ऊपर क्रॉस करेंगे, उससे ज़्यादा 0.3 वोल्ट से, यानी कि बैरियर वोल्टेज जैसे ही आपने क्रॉस की, आपकी अप्लाइड वोल्टेज जैसे ही बैरियर वोल्टेज से या बैरियर पोटेंशियल से जैसे इंक्रीज करेगी, तो एकदम से जो है इसमें से करंट जो है वो रैपिडली जो है वो इंक्रीज करेगा ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फॉर जर्मेनियम। एंड सिमिलरली यू कैन सी इट फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन में भी ऐसे होगा। सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज की लिमिट क्या है? 0.7 वोल्ट है। जैसे कि 0.7 वोल्ट तक जो है चेंज इन करंट जो है या इंक्रीज इन करंट जो है वो बहुत स्मॉल है। फॉरवर्ड करंट जो है वो बहुत स्मॉल है, बहुत कम कम अमाउंट में करंट जो है वो फॉरवर्ड डायोड में से पास करेगा। लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट को क्रॉस करेगा, यानी कि बैरियर वोल्टेज को जैसे ही आपकी अप्लाइड वोल्टेज ओवरकम करेगी, तो देयर विल बी अ रैपिड इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट। ठीक है, तो वो फॉरवर्ड करंट जो है वो एकदम से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। सो द फॉरवर्ड करंट rises exponentially with the applied forward voltage। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज के को इंक्रीज करने से आपका फॉरवर्ड करंट जो है वो भी रैपिडली इंक्रीज करेगा। एट रूम टेम्परेचर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अबाउट 0.3 वोल्ट इज रिक्वायर्ड बिफोर अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन अ जर्मेनियम जंक्शन। है ना? वो कह रहे हैं कि एट रूम टेम्परेचर कम से कम 0.3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर फ्लोइंग अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट। ठीक है ना? जैसे 0.3 आपको वोल्टेज आप इसको प्रोवाइड कर देंगे अपने जंक्शन को, उसके बाद जो है फिर एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इससे पहले जो है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी। सिमिलरली फॉर सिलिकॉन बिफोर 0.7 वोल्ट बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। आफ्टर 0.7 वोल्टेज आपके पास फिर एक अगेन एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट जो है वो उस जंक्शन में से, उस डायोड में से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। नाउ दिस वोल्टेज इज नोन एज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है जो कि 0.3 है इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड 0.7 है इन केस ऑफ सिलिकॉन, दिस रिक्वायर्ड external voltage apply or applied voltage is called the threshold voltage। हम threshold voltage भी कहते हैं, cut in voltage भी कहते हैं and knee voltage भी कहते हैं। this voltage is known as a threshold voltage or cut in voltage or it is also called the knee voltage and practically it is equal to the barrier potential। और ये किसके इक्वल होती है? ये बैरियर पोटेंशियल के ही इक्वल होती है। यानी कि कितनी आपको रिक्वायर्ड होगी कि उसके बाद करंट फ्लो करेगा, जितना आपका बैरियर पोटेंशियल है। अगर आपके पास जर्मेनियम है तो आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी कि एक अप्लाइड वोल्टेज जो है वो 0.3 वोल्ट होगी, जो कि उस जर्मेनियम का एक्चुअली बैरियर पोटेंशियल है। तो उसके बाद एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो होना शुरू करेगा। तो बेसिकली दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज एक्चुअली इक्वल टू द बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल के इक्वल होगी। It will be 0.3 in case of germanium and 0.7 voltage in case of silicon। For V less than V threshold, जैसे जब तक आपके पास बैरियर पोटेंशियल जो है अप्लाइड वोल्टेज से लेस होगा, करंट फ्लो विल बी वेरी निग्लिजिबल। यानी कि अप्लाइड वोल्टेज जो है इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से जब तक अप्लाइड वोल्टेज जो है जब थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होगी तो करंट बहुत कम फ्लो होगा। जैसे ही आपकी अप्लाइड वोल्टेज जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी कि 0.3 और 0.7 तक पहुंच जाएगी या उसके इक्वल हो जाएगी, तो फिर आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज जो है इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस शार्पली। तो आपका जो फॉरवर्ड करंट है वो एकदम से रैपिडली इंक्रीज करेगा। If forward voltage is increased beyond a certain safe value, it will produce an extremely large amount of current। ठीक है, जितनी ज्यादा वो कहते हैं एक सेफ वैल्यू तक इंक्रीज करेगी तो आपके पास जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन। लेकिन एक हद तक जो है वो जंक्शन जो होते हैं, देखिए एक हद तक करंट को बेयर कर सकते हैं। एक सेफ वैल्यू होती है हमेशा हर जंक्शन के करंट की, फॉरवर्ड करंट की भी एक सेफ वैल्यू होती है। अगर आपके पास फॉरवर्ड करंट उस सेफ वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है, जंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते होते हैं। ठीक है ना, ओवर हीटिंग की वजह से।
इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। एक सेफ वैल्यू तक जो है वो फॉरवर्ड करंट जो है वो जाए, उससे ज़्यादा करेगा तो फिर आपका जंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नॉर्मली जो है जर्मेनियम डिवाइसेज़ जो हैं, ये अराउंड दे कैन स्टैंड जंक्शन टेम्परेचर्स अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो है इसको बेयर कर सकते हैं, जबकि सिलिकॉन जो है ये 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनके जो जंक्शन है वर्क करते हैं। इससे ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, उसका तो जो जंक्शन जो है वो ओवर हीटिंग की वजह से जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएँगे। तो एक सेफ वैल्यू तक जो है वो करंट फॉरवर्ड बायस में राइज़ कर सकता है। अगर हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस कितनी होगी इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस की रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। देखिए रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली वोल्टेज डिवाइडेड बाय, अगर हम ओहम लॉ यूज करें V इज इक्वल टू आई आर, तो वहां से रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करते हैं दैट इज सिंपली इज इक्वल टू V ओवर आई। व्हाट इज ओहम लॉ? जी, ओहम लॉ क्या है? V इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, दोनों के लिए अब बारी बारी इसको चेक कर लें, सिलिकॉन के लिए भी चेक कर लें, जर्मेनियम के लिए। तो फॉर सिलिकॉन वो जिस पॉइंट पे ले रहा है वो तो पॉइंट बी को कंसीडर कर रहा है, एट पॉइंट बी। अब थोड़ा सा नीचे करेंगे तो 0.7 है, चूंकि वो एग्जैक्टली पॉइंट बी को टारगेट कर रहा है, तो पॉइंट बी पे देखें वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0.8 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अब यूनिट का भी आपने ख्याल रखना है, ये आपके पास जो स्केल है ये इसका जो यूनिट है दैट इज वोल्ट, और आपके पास वाई एक्सिस के लॉन्ग जो करंट आप ले रहे हैं फॉरवर्ड करंट, इसका जो यूनिट है आई थिंक दैट इज मिली, आई थिंक इट इज इन मिली एम्पेयर, ठीक है? ये आपके पास देखिए यूनिट है, ये मिली एम्पेयर में है। तो 0.8 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अब इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट बी के ऊपर देखिए करंट की वैल्यू क्या है, 20, ठीक है? यहाँ से एक आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें वर्टिकल एक्सिस के ऊपर पॉइंट बी से, तो ये यहाँ पे आके इसको कट करिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या फॉरवर्ड करंट की, 20 मिली एम्पेयर। 20 मिली एम्पेयर से उसको डिवाइड कर दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रेजिस्टेंस, इसका यूनिट आ जाएगा ओहम में, 40 ओहम आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी फॉर सिलिकॉन। सिमिलरली फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम कर्व पे आ जाएं, इस कर्व पे देखें, इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर देखें, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, अराउंड अबाउट 0.4, अप्रोक्सीमेटली 0.36 ले रहा है, वो आप चेक कर लें एग्जैक्टली कि यहाँ पे आपकी वैल्यू जो भी आपका ग्राफ होगा कॉरस्पॉन्डिंगली इसमें देख लें कि कॉलिंगली यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। वोल्टेज की वैल्यू डिवाइडेड बाय, अब इस पॉइंट पे भी अगेन देखें करंट की वैल्यू क्या है, 20 मिली एम्पेयर। तो 20 मिली एम्पेयर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18 ओम रेजिस्टेंस जो है वो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस जो है वो आ जाएगी। तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इसमें से, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा लार्ज है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी। फॉरवर्ड बायस बायसिंग नॉर्मली ऑफर्स अ वेरी लो रेजिस्टेंस। नॉर्मली कहते हैं कि हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये जो होती है ये स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है जिसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैटिक, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब स्ट्रेट कर्व नहीं है, ये जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। जब जिस सब इस तरह से जो कर्व जो है वो लीनियर या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही होती है, तो वहां पे हमेशा फिर हम वैल्यूज को जो करते हैं, तो हमेशा आप देखिए स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट हम, ये तो सिर्फ इस पाथ के लॉन्ग है ना, अगर हम इस कर्व के लॉन्ग लें तो यहाँ से अगर हमने कैलकुलेट करना है तो सिंपल आपके पास आप स्लोप यूज करेंगे, ठीक है? स्ट्रेट लाइन है, इसके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का यहाँ पे स्लोप यूज करें तो वहां से हम इसको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, क्या इक्वेशन होती है, एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है? इंटरसेप्ट और स्लोप, तो यही आपके पास, इसको यहाँ पे आप जो है वो कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, इधर ले लें, कहीं पे पॉइंट ले लें, यहाँ से अब आप इसको देखें, चेंज इन करंट अलोंग वाई एक्सिस जो है डेल्टा आई है, तो यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज जो है वो डेल्टा वी एफ है, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट। तो इसके लिए ये फिर हम डायनामिक रेजिस्टेंस जो है वो यूज करते हैं, ये स्टैटिक रेजिस्टेंस होती है, नॉर्मली हम इन प्रैक्टिकल स्टैटिक रेजिस्टेंस यूज नहीं करते, हम डायनामिक रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो डायनामिक रेजिस्टेंस हमेशा फिर हम इसको रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप से निकालते हैं कि आपके जो भी स्लोप यहाँ पे बन रहा है उसका जो भी रेसिप्रोकल लेंगे वो सिंपली जो आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से निकालते हैं। तो वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जिसको हम एसी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं समटाइम, ये जो आपको ए सी की टर्म नजर आ रही है ये डायनामिक रेजिस्टेंस है बेसिकली, जिसको समटाइम्स हम एसी रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस का स्लोप है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर आपको याद होगा आपने मैथ में किया होगा,
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे चूंकि हम इन्वर्ट ले रहे हैं y2 सॉरी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जिस पॉइंट पे भी आप ले रहे हैं, ये पॉइंट आप ले रहे हैं, आपने इस पॉइंट पे देखना है वैल्यू क्या वोल्टेज की, और इस पॉइंट पे देखना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 1.2 वोल्ट, यहाँ पे आपके पास वैल्यू 0.9 वोल्ट, तो 1.2 वोल्ट में से आपने 0.9 वोल्ट जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास जो है वो डेल्टा वी एफ होगी। सिमिलरली डेल्टा आई आपने लेना है, तो आप ये दो पॉइंट्स ले रहे हैं, ये पॉइंट ले रहे हैं और ये पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे आपने देखना है करंट की वैल्यू क्या है, उसका डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास डेल्टा आई आ जाएगा। तो आपने सिंपली उसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 5 ओम। इस तरह से आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए, उसकी बजाय आप एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक यहाँ ले लें, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग कहीं पे भी आप दो पॉइंट्स लेके, तो आप स्लोप के रेसिप्रोकल से डायनामिक या एसी रेजिस्टेंस जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द रिवर्स बायस जंक्शन। अब इसका ऑपोजिट होगा, फॉरवर्ड बायसिंग को बिल्कुल रिवर्ट कर दें, इन्वर्ट कर दें इसको। हम पी टर्मिनल को, पी साइड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। देखें क्या होगा जब आप बैटरी कनेक्शन आपने रिवर्स कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। नाउ दिस जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस, ठीक है। इन दिस केस, नाउ इन दिस केस द होल्स आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखिए आप ये अपने इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, तो नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये होल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल हमें पता है कि ऑपोजिट पोलैरिटी जो है वो दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन पॉजिटिवली चार्ज होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली these electrons are attracted by the positive terminal of the battery, so that both holes and electrons, now they will move away from the junction, now they will move away from the junction and away from each other। पहले थे ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो वो उसको रिपेल करते थे, रिपेल करने की वजह से वो एक यहाँ पे ये इधर को जाते थे, इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे थे और दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। बट नाउ हियर इन द केस ऑफ रिवर्स बायस, होल्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो होता क्या है, होल्स इधर को जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर को जा रहे हैं, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि ये जो डिप्लीशन रीजन है इससे दोनों ऑपोजिट साइड पे जा रही हैं, इससे अवे मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सिंस देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, यहाँ पे फिर इस रीजन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो रिकम्बाइन करेंगे ना, तो वो तो एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं होगी, दैट्स मीन नो करंट फ्लो एंड द जंक्शन विल ऑफर अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। नो करंट विल फ्लो फ्रॉम द जंक्शन across the junction and the junction will offer a very high resistance, totally opposite in case of a एज इन केस ऑफ द फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता था, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, वो जंक्शन की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ जाके रिकॉम्बाइन कर रहे थे, जो रिकॉम्बिनेशन की वजह से फिर यहाँ पे फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा था, वो फॉरवर्ड करंट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस जंक्शन ऑफर कर रहा था। जबकि रिवर्स बायस में क्या है, अब ये अवे मूव कर रहे हैं, अवे मूव करने का मतलब है ये डिप्लीशन रीजन की तरफ नहीं आ रहे हैं, बल्कि उससे दूर जा रहे हैं। जब उससे दूर जाएंगे तो इस रीजन की तरफ तो ये आ ही नहीं रहे, इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रही है, कॉम्बिनेशन ही नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन होल की, जिसकी वजह से कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो ना करने का मतलब होता है कि जंक्शन की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना कम अमाउंट में करंट फ्लो करता है, तो इसका मतलब है जब करंट फ्लो नहीं करा तो दैट्स मीन के जंक्शन इज ऑफरिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस है वो ऑफर कर रहा है। तो ये उसको जरा ये जो रीजन है, अब ये आपके पास जो है अगेन ये आपके पास पोटेंशियल बैरियर है, ये जो इसकी विड्थ है, ये अगेन आपके पास पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज। इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा। देखिए पोटेंशियल बैरियर जितना ज्यादा होगा, बैरियर का मतलब है रेजिस्टेंस, रुकावट, तो जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है करंट उतना कम फ्लो करेगा। तो अब इस केस में तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है बैरियर पोटेंशियल ज्यादा हो गया है, जितना ज्यादा होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा। तो
फॉरवर्ड बायसिंग में ये कम था तो करंट फ्लो कर रहा था। यहाँ पे अब करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर अब पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर गया इन केस ऑफ एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो साइड से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हैं। पी साइड्स में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे मेजॉरिटी में है और होल्स माइनॉरिटी में है। तो वो जो यहाँ के होल्स और इधर के इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी वजह से वो कुछ हद तक रिकम्बाइन होंगे, उनकी वजह से एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, जिसको हम कहते हैं द करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, उसको फिर हम फर्दर देखते हैं कि वो क्या होते हैं, वो करेगा, लेकिन अगेन वो बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट होगा और वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा। बायसिंग स्टार्ट नहीं हुई है, रिवर्स बायसिंग हो रही है, बट बिफोर बायसिंग अभी कोई बायसिंग नहीं है, तो जो इसकी विड्थ की डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है दैट इज डब्ल्यू, कम है, ऑलरेडी कम है। जब रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, देखिए रिवर्स बायसिंग की वजह से डिप्लीशन लेयर और ज्यादा वाइड हो रही है, क्योंकि डिफ्यूजन ही नहीं हो रही है, वो एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो ये विड्थ और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो डब्ल्यू प्राइम जो है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू डब्ल्यू, यानी कि बिफोर बायसिंग जो है विड्थ कम थी एंड आफ्टर रिवर्स बायसिंग विड्थ जो है वो ज्यादा हो गई है। यानी कि ये टोटली ऑपोजिट इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में बिफोर विड्थ ज्यादा थी, आफ्टर कम हो गई थी, जबकि रिवर्स बायसिंग में बिफोर जो है वो बायसिंग विड्थ कम है और आफ्टर बायसिंग विड्थ जो है वो ज्यादा हो गई है। उसका मतलब है कि विड्थ ज्यादा होने का मतलब है कि आपका आपको ज्यादा अब पोटेंशियल चाहिए, ज्यादा आपको बैरियर वोल्टेज चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए। दैट्स वाई जितना ज्यादा विड्थ जो है वो ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है रेजिस्टेंस उतनी बढ़ गई और करंट जो है उतना कम से कम फ्लो करेगा, ऑलमोस्ट जीरो करंट इसमें फ्लो करेगा ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग, सॉरी ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। अब अभी हम बात कर रहे थे कि सारे का सारा करंट जो है वो सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं होता। मेजोरिटी चार्ज कैरियर के साथ साथ वहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होती हैं, ठीक है ना। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी कोई ना कोई करंट जो है वो फ्लो करता है। तो इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग देयर इज प्रैक्टिकली नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, प्रैक्टिकली इसमें कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट नहीं है, बट अगेन देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ऑलमोस्ट फ्यू माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, बहुत स्मॉल करंट है एंड दैट करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस। ठीक है, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और वो क्यों होता है, नॉर्मली ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। अब अगर आप इसको थोड़ी बहुत अमाउंट में भी अगर थर्मल एनर्जी आप इसको प्रोवाइड करते हैं, तो दैट थर्मल एनर्जी ऑलवेज प्रोड्यूस और जनरेट सम होल्स इन द एन टाइप रीजन। ठीक है ना, एन टाइप रीजन में वो कुछ होल जनरेट कर देती है और पी साइड रीजन में आपके पास कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देगी थर्मल एनर्जी, और वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन एन पी साइड के इलेक्ट्रॉन और एन साइड के जो होल्स होंगे वो फिर आपस में रिकम्बाइन करते हैं। ठीक है, एंड दे विल देन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड, देन दे विल प्रोड्यूस अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट, पर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो उस करंट को फिर हम कहते हैं कि वो रिवर्स सैचुरेशन करंट है या फिर लीकेज करंट कहलाता है ना। Due to the thermal energy, there are always generated some holes in the n-type region and some electrons in the p-side region of the semiconductor. The applied voltage act as a forward bias for these minority carriers. The battery drives these minority carriers across the junction. ठीक है, अब क्या करेगा अगेन, बैटरी उनके लिए एक्ट करेगी एज अ फॉरवर्ड बायस के तौर पे, क्योंकि अब देखिए नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ के जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी नेगेटिव टर्मिनल है, तो वो ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ के जो माइनर से जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, उनको जंक्शन की तरफ पुश करेगी। इसी तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस एन टाइप के अंदर जो थोड़े बहुत होल्स हैं, जो इसके अंदर माइनॉरिटी होल्स हैं, उनको भी ये जंक्शन की तरफ ड्राइव करेगा। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन और एन साइड के होल जो है वो इस रीजन में आके फिर थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पे रिकम्बाइन करेंगे और उनकी वजह से एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, दैट विल कॉल द रिवर्स saturation current or leakage current. Okay, and these minority carriers across the junction, thereby producing a small current that's called the reverse saturation current or the minor leakage current, and it is represented by is and I naught. Now this current, this leakage current is strongly temperature dependent.
व्हाई इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि देखें ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ये माइनॉरिटी कैरियर्स क्यों प्रोड्यूस हुए हैं दोनों साइड्स पे, थर्मल एनर्जी की वजह से। आप इसको हीट अप करे थे या आपने इसका टेम्परेचर किस वजह से इंक्रीज किया, तो ये जो लीकेज करंट होगा ये फिर स्ट्रांगली टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसकी जो रूट है, इसका जो काज है वो बेसिकल थर्मल एनर्जी है। दैट्स व्हाई ये रिवर्स सैचुरेशन करंट इट विल बी strongly depend on temperature. It is extremely dependent on temperature. For the same reason, forward current is also temperature dependent, but to a much less very degree. Similarly, reverse current voltage characteristics, just like forward bias के केस में था, इसमें भी इसी तरह से है। अब ये फॉरवर्ड वोल्टेज थी, ये फिर मैं इसका ग्राफ का नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में फॉरवर्ड बाइस रीजन में अगर हम इसको पूरे ग्राफ को यूं ड्रॉ करें तो ये बेसिकली यूं था। यहाँ पे सिर्फ हम रिवर्स पार्ट उसका देख रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड बाइसिंग में यूं था। अगर मैं इसको कंप्लीट ड्रॉ करूं, ये वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा ये आपका वाई एक्सिस था, ठीक है। ये आपके एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे अभी हमने चेक किया था पहले फॉरवर्ड बायस के केस में कुछ इस किस्म की कर्व्स आ रही थी। यहाँ पे जर्मेनियम के लिए कुछ इस तरह की कर्व थी जर्मेनियम के लिए, और ये कुछ इस तरह की कर्व आपके पास आ रही थी सिलिकॉन के लिए, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड वोल्टेज थी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड करंट था। अब हम सिर्फ देख रहे हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिवर्स बायसिंग में हम नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस को देखेंगे। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास क्या है, रिवर्स वोल्टेज है, और नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास क्या है, नेगेटिव करंट है। ये जिसको हम लीकेज करंट भी कहेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से सॉरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। सिर्फ ये जो करंट फ्लो करेगा थोड़ा बहुत, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा, जिसको भी हमने डिस्कस किया है कि ये बेसिकली लीकेज या सैचुरेशन करंट होगा। ये आई नॉट जो है ये लीकेज या सैचुरेशन करंट। तो अब ये भी देखिए रिवर्स वोल्टेज में इनिशियली तो ये स्टार्ट में तो अभी नहीं होगा, है ना। जब सैचुरेशन करंट इज आल्सो रेफर टू एज अ लीकेज करंट, ठीक है। तो रिवर्स वोल्टेज को जैसे ही आप जीरो से इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने ये रिवर्स वोल्टेज थी इसको हमने जीरो से स्टार्ट किया, द रिवर्स करंट क्विकली राइज टू इट्स मैक्सिमम सैचुरेशन वैल्यू, ठीक है ना। जैसे ही हमने जीरो से स्टार्ट किया, एकदम से रिवर्स ये वोल्टेज जो लीकेज करंट है वो एकदम से इंक्रीज किया, एकदम से इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद देखें इस पॉइंट पे आने के बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है। अब आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, ऑल्दो आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन करंट जो है उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो गई है, ठीक है ना। वट एवर जो भी इसकी वैल्यू थी सिलिकॉन के लिए जो भी वैल्यू थी वो इसकी फिक्स हो गई है, वो मजीद जो है वो इंक्रीज नहीं कर रही है। और ये किस वजह से आ रहा है, ये माइनॉरिटी कैरियर की वजह से आ रहा है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। उसका जो रूट काज था वो थर्मल एनर्जी की वजह से था। ओके, सो विद इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज, जैसे आप इसको जीरो से इंक्रीज करते हैं रिवर्स वोल्टेज को, तो एकदम से ये सैचुरेशन ये जो लीकेज करंट है ये फिर एकदम से इंक्रीज हो जाना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम ये रैपिडली इंक्रीज हुआ है, उसके बाद फिर ये जो है यहाँ पे आके ये सैचुरेट होना शुरू हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रैपिडली इंक्रीज हुआ है। इस पॉइंट पे आने के बाद फिर इसकी वैल्यू सैचुरेट हो गई है। इसकी वैल्यू देखिए मजीद इंक्रीज नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू जो है वो 20 है, मिली माइक्रो एम्पेयर है, तो 20 माइक्रो एम्पेयर पे पहुंचने के बाद वो कांस्टेंट होगी। अब आल्दो आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो करंट की है वो 20 माइक्रो एम्पेयर पे आके फिक्स हो गई है। सिमिलरली फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए भी ऐसा ही है कि जैसे ही आपने रिवर्स वोल्टेज को जीरो से बढ़ाया, एकदम से लीकेज करंट जो वो इंक्रीज हुआ यहाँ तक आके ऑलमोस्ट इंक्रीज होना शुरू हुआ। यहाँ तक पहुंचने के बाद ऑलमोस्ट फिर उसकी वैल्यू जो है वो ऑल दो सिलिकॉन की तरह कांस्टेंट नहीं है, इसमें तो स्ट्रेट देखें लाइन आपको शो हो रही है, लेकिन फिर भी देखें कि उसमें बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है। ऑलमोस्ट ये लाइन ये आप पे देखें, ऑलमोस्ट करंट जो है वो लीकेज करंट जो है ये कांस्टेंट हो गया, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ना स्टॉप हो गई। तो ये जो रीजन है
ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है। यहाँ पे आके फिर जो है ये सैचुरेट हो जाता है। तो लीकेज करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज करेगा अप टू दिस पॉइंट। आफ्टर दैट इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। सिमिलरली फॉर सिलिकॉन यहाँ तक तो जो है वो इंक्रीज करेगा, यहाँ तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद जो है लीकेज करंट सैचुरेट हो जाएगा। So it can be seen that as reverse voltage is increased from zero, the reverse current quickly rise to its maximum or saturation value. ये उसकी maximum or saturation value, उसके बाद वो increase नहीं कर रहा। Now the keeping temperature constant as the reverse voltage is increased, I naught is found to increase only slightly. कहता है वो slightly से increase करता है, बहुत minor सा increase में आता है, वो almost constant ही आपको लग रहा होता है, बहुत small increase होता है। This slight increase is due to the impurities on the surface of the semiconductor, which behave as a resistor and hence obeys Ohm law। कहते हैं कि ये जो थोड़ा बहुत इसमें फिर फर्दर इंक्रीज आ रहा है वो हो सकता है कि अगर उस वहाँ पे किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज वगैरह सेमीकंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, सरफेस के ऊपर सॉरी इम्प्योरिटीज हैं, तो वो उनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, उसको फिर हम सरफेस लीकेज करंट कहते हैं। यानी कि इस वैल्यू के बाद यहाँ पे जो वैल्यू, ये जो फर्दर वैल्यू आएगी इस रीजन के अंदर, जो मजीद थोड़ा बहुत करंट इंक्रीज होगा, फिर वो सरफेस लीकेज करंट कहलाएगा। ये सिंपली जो है वो लीकेज करंट है या सैचुरेशन करंट है, जो ये रीजन है। और जो इस रीजन में थोड़ा बहुत करंट इंक्रीज कर रहा है वो आपके पास जो है वो इस रीजन का जो करंट है वो फिर आपके पास सरफेस लीकेज करंट जो है वो कहलाएगा। सो अनलाइक द मेन लीकेज करंट, ठीक है, अनलाइक द मेन लीकेज और सैचुरेशन करंट, वो इसको कह रहा है मेन लीकेज या सैचुरेशन करंट। दिस सरफेस लीकेज करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिवर्स वोल्टेज। वो कह रहे हैं कि ये जो करंट है सरफेस लीकेज करंट है जो कि इस रीजन के अंदर है, ये इतना ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता एज कम्पेयर टू दिस करंट। जो मेन करंट है, लीकेज करंट या सैचुरेशन करंट है जो कि इस रीजन के अंदर था, वो ज्यादा स्ट्रांगली डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर, जबकि ये जो सरफेस लीकेज करंट है ये बहुत कम जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। ये सिर्फ डिपेंड करेगा रिवर्स वोल्टेज के ऊपर, क्या रिवर्स वोल्टेज कितनी ज्यादा बढ़ा रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, अब हमने रिवर्स बायसिंग के केस में अगर आपने रिवर्स वोल्टेज फाइंड करनी है तो वो आप उसी तरह से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो रिवर्स आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने रिवर्स सॉरी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, तो आपने वोल्टेज को डिवाइड करें और करंट को वोल्टेज। फॉर एग्जांपल अगर आप ये पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर आपने अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पे देखें आपके पास करंट वोल्टेज की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास वोल्टेज क्या है, 15 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास करंट अगर 10 माइक्रो एम्पेयर है तो उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। अब देखिए 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन इनके 1.5 सॉरी मेगा ओम, 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 ओम, 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 ओम। अब देखिए ये वैल्यू जो रेजिस्टेंस की है ये कितनी ज्यादा लार्ज है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में देखिए रेजिस्टेंस आपके पास कितनी थी, ओनली 5 ओम, सिर्फ 5 ओम थी। यानी कि फॉरवर्ड बायस के केस में बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो जंक्शन ऑफर कर रहा था, जबकि रिवर्स बायस के केस में देखें जंक्शन की रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा है, 1.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 यानी कि 15 इंटू 10 रेज़्ड पावर 5 ओम, इतनी ज्यादा है। उससे कह लें कि ऑलमोस्ट 5-6 गुना ज्यादा उससे जो है वो रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है कि रिवर्स बायसिंग के केस में जंक्शन जो है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से उसमें से ऑलमोस्ट जीरो अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो करता है, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी करंट उतना कम फ्लो करेगा। इतनी ज्यादा लार्ज रेजिस्टेंस जो है वो जंक्शन ऑफर करता है, जिसकी वजह से बहुत स्मॉल अमाउंट जीरो अमाउंट ऑफ करंट ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करता है। जो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड द लीकेज और सैचुरेशन करंट।